नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस खूबसूरत से चैनल योर फिजिक्स बडी में। In the previous sessions, we started ray optics and we have already covered different phenomena. In today's session, we'll be talking about refraction through curved surfaces. Yes, it's refraction, not reflection. And we'll be introducing you to Lensmaker's formula, why it is derived, what are the physical significance of Lensmaker's formula. You can also check out the previous updated playlist on modern physics, which comprises chapter 11, dual nature, nuclei, as well as atom. Apart from this, whenever we are learning something new, it takes time. So time is knowledge. Make sure you note down each In and today's everything and session, we'll let's talk get about started. refraction from spherical surfaces. जब भी spherical surfaces के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो कुछ कुछ कंडीशंस हम देख के चलेंगे या फिर हम कुछ कन्वेंशंस और उन कन्वेंशंस का क्या कंक्लूजन रहेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे तो सबसे पहले हमें समझना है साइन कन्वेंशन, दैट व्हाट आर द साइन कन्वेंशन दैट आर नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस साइन to understand this refraction mathematically. सबसे पहला, जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे होंगे, जो भी रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज पॉजिटिव। थर्ड में, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू रे ऑफ लाइट, इसको हम नेगेटिव लेंगे। इसी के बाद हाइट के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि जो भी हाइट ऊपर की तरफ मेजर की करी जाएगी, हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। वहीं पे हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड एज वेल एज परपेंडिकुलर तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो ये 5 साइन कन्वेंशन के रूल्स हैं हमारे पास जो हमें समझने हैं। तो अगर मैं इसको डायग्राम या रे डायग्राम में समझने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ के बाद पूरा का पूरा मीडियम जो है वो चेंज होगा। तो मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कि जो भी इमेज बनेगी, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो इस तरफ वाले डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे, इस तरफ वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ वाली हाइट को पॉजिटिव लेंगे, वहीं नीचे वाला हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। और ये सारे के सारे जो डिस्टेंस होंगे वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे? वो मेजर किए जाएंगे इस पोल से अलॉन्ग दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेज को समझते हैं। इन साइन कन्वेंशन की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो फोकल लेंथ है, दो लेंस हम पढ़ रहे होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस या कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो हम लेंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम मेजरली जब भी रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे तो लेंस के थ्रू देख रहे होंगे। तो जो भी कन्वर्जिंग लेंस होगा यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जबकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंस है जो किसकी वजह से आता है? साइन कन्वेंशन की वजह से आता है। और ये याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है वो डिपेंड करेगा कि कैसा सरफेस बन रहा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स वाला जो सरफेस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, टेंथ में बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने ये सब। वहीं पे कॉनकेव वाला जो सरफेस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। तो इस बात को हमें ध्यान से रखना है। और मैक्सिमम केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट रेयर की जगह डेंसर में रख दिया तो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको नेगेटिव ही लेते हैं। और जो भी डिस्टेंस होगा रियल इमेज का वो पॉजिटिव लिया जाएगा और वर्चुअल इमेज का नेगेटिव लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज ये होगा पॉजिटिव, वहीं पे डिस्टेंस अगर हम वर्चुअल का देख रहे होंगे तो वो होगा नेगेटिव। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है, इन सारे कॉन्सिक्वेंसेज को याद रखना है, हम इसको डायरेक्टली एप्लीकेशन पार्ट में भी देख रहे होंगे। तो स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो टाइप के रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला रिफ्रैक्शन का टाइप होगा रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये वही चीज़ है जो हम कल बीच में समझते समझते रह गए थे। सो रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स
स्फेरिकल सरफेस। तो बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी और कुछ कुछ बातों का जिक्र दोबारा से मैं करूंगा अभी, लेकिन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे। सपोज दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा कॉन्वेक्स सरफेस है। एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है, इस बात को याद रखनी है। पेंसिल के थ्रू जितने भी डायग्राम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल के थ्रू ही बनाने, इस बात को दिमाग में रखना अच्छे से। और ये हमारा पूरा का पूरा मीडियम होगा। तो सिंपल सा हम अज्यूम करेंगे दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ, जिसको हमने इस तरफ रखा है रेयर मीडियम में, इसकी वजह से कुछ इमेज बन रही है आई। तो इमेज के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये मेरा रेयरर पार्ट है और यू कैन से दिस इज माय रेयरर मीडियम, जबकि ऑपोजिट साइड क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा ये है डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी। मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग टाइप सरफेस से, तो हम क्या करते हैं, दो रेज निकालते हैं। एक रे इट मस्ट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी रे इट मस्ट बी पासिंग और इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक ऐसे गई और दूसरा पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ ऐसे। तो ये दोनों जहाँ पे मीट हो रही होंगी दूसरे मीडियम में, वहाँ पे हमें इमेज मिल जाएगी। तो मीट कहाँ हो रही होंगी ये कैसे समझ आएगा, रिफ्रैक्शन समझ आके। तो ये मेरा जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पॉइंट पे जब जैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स द मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम जाने के चक्कर में ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी कुछ इस तरीके से। और ये वाली जो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो भी यहाँ पे जाके मीट कर जाएगी। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या देखने को मिलेगी, हमारी इमेज देखने को मिलेगी। तो रे डायग्राम ढंग से समझ आना बहुत जरूरी है। ये मेरा नॉर्मल था, इस एंगल को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूँ और इस एंगल को मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकता हूँ। सिमिलरली इस डायग्राम के अंदर हम एक छोटी छोटी अजम्पशंस करते हैं, छोटे छोटे एंगल्स को अज्यूम करते हैं ताकि हम वेरियस चीज़ों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकें। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया। तो ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ये मेरा आई पॉइंट हो गया और ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो ये वाला एंगल आई था, ये वाला एंगल आर था। और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ और इस परपेंडिकुलर को मैं नाम दूंगा एम। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इसको मैं एन बोल देता हूँ। ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ये मेरा एम पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, ये आई। अब इसी के साथ साथ ये जो बाकी सारे एंगल्स होते हैं ना इनको भी हम कुछ कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा उसको मैंने अल्फा बोल दिया, इमेज के साथ जो एंगल बनेगा मैंने उसको बीटा बोल दिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनेगा उसको मैंने गामा बोल दिया। अब इसी के साथ साथ ये सारे के सारे पॉइंट्स जिस जिस लेंथ पर होंगे उन सारी लेंथ का कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि रेडियस होगा वो स्फेरिकल सरफेस का। इमेज बनने का मतलब है ये मेरा इमेज डिस्टेंस होगा और इसका मतलब है ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस भी हमें अच्छे से समझ आने चाहिए, प्रोवाइडेड हम इसका डेंसर मीडियम होने के कारण कुछ म्यू अज्यूम कर लेते हैं कि इसका कुछ म्यू होगा। इस म्यू को मैं म्यू टू बोल देता हूँ और रेयर मीडियम वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू वन बोल देता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे देखी रिफ्रैक्शन के दौरान इन सब को समझ आना चाहिए हमें, तभी हम इससे इक्वेशंस बना पाएंगे। इक्वेशंस क्या बनाते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। अभी तक हमने जो भी इस इमेज के बारे में समझा पढ़ा, समझ आया तुम्हें ये? यस सर। ठीक है। तो रिलेशन स्टैब्लिश करने से पहले अगर एग्जाम में ये चीज़ आती है दैट एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो तुम सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाने के बाद तुम कुछ कुछ कंसीडर वाली बातें जो है वो लिखोगे। तो शॉर्ट में उनको कैसे लिखना है इस चीज़ को जरा समझना। कंसीडर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस which suffers refraction and image forms in the denser medium of the refracting surface. When object was kept in rarer medium. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मेंशन करनी होगी, अच्छा रहेगा, मार्क्स कटने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। एग्जाम में फुल मार्क्स इन बच्चों के आते हैं ना जो 67 68 69 आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब ध्यान दिया होता है स्टार्टिंग से। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है, उसने ये वाला पार्ट नहीं लिखा, डेरिवेशन वगैरह पूरी अच्छे से कर दी, लेकिन उसको टीचर पूरे नंबर नहीं देगा, उसका आधा नंबर या एक नंबर काट लेगा। मोस्ट ऑफ द केस में आधा नंबर काट लेते हैं
लेकिन नंबर कटा ना, पूरे मार्क्स तो नहीं मिले, क्या फायदा पूरा आने के बाद भी तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिले। नो डाउट डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी तुम समझे इस सवाल के अंदर या इस डेरिवेशन जो करे उसको लिख दो बस 2-3 लाइनों के अंदर, ये तुम्हें बस मेक श्योर करना है। अब हम अलग अलग ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे और कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को बनाने की एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल एनओसी। तो इन ट्रायंगल एनओसी ध्यान से देखना, एनओसी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की? जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के। तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे बनाएंगे? फ्रॉम ट्राइंगल एन सी आई सेम प्रॉपर्टी वापस से लगाएंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जरा रिलेशन सोच के बताने की कोशिश करो। ये ट्राइंगल है एन आई सी, ये वाला। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर प्लस बीटा बराबर होगा गामा के? तो यहाँ से आर किसके बराबर आ जाएगा? गामा माइनस बीटा के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में मिल गया। ये चीज हमें समझनी है और नोटिस करनी है। दिस इज गामा। गामा कौन सा एंगल है? वही एंगल जो नॉर्मल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पर रिफ्रैक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा। ध्यान से समझना। एट पॉइंट एन, आई एम राइट, एट पॉइंट एन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन पढ़ना है मैथमेटिकली तो स्नेल्स लॉ तो लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ अच्छे से आना चाहिए। स्नेल्स लॉ आ गया तो तुम ये चीजें कर पाओगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ बराबर होता है किसके? रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो के अंदर ऊपर कौन आता है? जिस मीडियम में लाइट रे गई, जिस मीडियम में लाइट रे गई, कौन से मीडियम में गई? एन टू में गई, म्यू टू के अंदर। तो म्यू टू ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय म्यू वन, जिससे गई। ऐसे याद रखें। यहाँ से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। अब मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, अगर तुम्हें याद है, कि छोटे एंगल्स के लिए, स्मॉल एंगल्स, साइन आई कैन बी कंसिडर्ड एज आई एंड साइन आर कैन बी कंसिडर्ड एज आर ओनली। तो इससे होगा क्या? जो इक्वेशन है वो चेंज होकर म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर बन जाएगी। रिफ्रैक्शन के केसेस में कर सकते हैं बस हम ये। आई और आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा। सो म्यू वन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू गामा माइनस बीटा। अब एक बात फिर से हम यहाँ पे कर सकते हैं, स्मॉल एंगल्स के लिए जिस तरीके से साइन आई आई के बराबर होता है, उसी तरीके से हम टैन की फॉर्म में इन एंगल्स को तो लिख सकते हैं। मतलब अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा को मैं टैन अल्फा भी लिख सकता हूँ, टैन बीटा भी लिख सकता हूँ, टैन गामा भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं ये सारी चीजें भी कर सकता हूँ। तो अगेन, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो अल्फा कैन बी रिटन एज टैन अल्फा। अरे टैन अल्फा किसके बराबर होगा? ट्रायंगल में देखो, टैन अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस एन एम बाय ओ एम। लिख सकता हूँ मैं? हाँ या ना बोलो। प्रियांशी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यस सर। इतना टाइम क्यों लगता है तुम्हें रिप्लाई वो मैं करने में? अनम्यूट करना भूल गई थी। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू मैं टैन अल्फा लिख सकता हूँ, और टैन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? एन एम बाय ओ एम। इस ट्रायंगल में देखा हमने, और कुछ नहीं किया। सिमिलरली बीटा की वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ? टैन बीटा के बराबर। और टैन बीटा किसके बराबर होगा? वापस से ट्रायंगल में देखो, टैन बीटा कौन सा ट्रायंगल लिखूंगा? एन एम आई। तो टैन बीटा बराबर होगा वापस से परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? एन एम, बेस क्या है? एम आई। तो एन एम अपॉन एम आई, बीटा की वैल्यू भी मिल गई। सिमिलरली गामा को भी मैं लिख सकता हूँ, ये बराबर होगा टैन गामा के। और टैन गामा किसके बराबर आएगा? एन एम अपॉन एम सी, एन एम अपॉन एम सी। अब इन सारी की सारी वैल्यूज को हम यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयर फोर म्यू वन आई अल्फा की वैल्यू क्या है? एन एम बाय ओ एम प्लस गामा की वैल्यू क्या है? एन एम बाय एम सी इज इक्वल्स टू म्यू टू, और गामा माइनस बीटा, गामा की वैल्यू क्या है?
एन एम माइनस एम सी, एन एम बाई एम सी माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, एन एम बाई एम आई। तो यहाँ से म्यू वन और म्यू टू की वैल्यूज मैंने, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके। अब एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो एन एम तो हर न्यूमरेटर में आता है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। इसको कैंसिल करने के बाद आगे देखो जरा, तो ओ एम एम सी एम आई इन सब की वैल्यूज क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओ एम क्या होगा, मेरा यू होगा ओ एम। एम सी किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। एम आई किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो सबकी वैल्यूज समझ आ गई हमें, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। सो म्यू वन, वन अपॉन ओ एम, सो वन अपॉन ओ एम इज व्हाट, यू। और ये यू को कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, यही हमने स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन पढ़ी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, याद रखनी है ये छोटी छोटी बात है। तो नेगेटिव यू प्लस वन अपॉन एम सी क्या है, आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स साइड का कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसको आर ही लिखेंगे हम। इज इक्वल्स टू म्यू सी वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन एम आई क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, वी लिखेंगे इसे। सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमको रिलेशन मिल जाएगा, वही रिलेशन जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो जरा, आर वाली क्वेश्चन को मैं यहाँ ले आता हूँ और इस क्वेश्चन को वहाँ भेज देता हूँ। सो म्यू वन बाय आर माइनस म्यू टू बाय आर इज इक्वल्स टू म्यू वन बाय यू माइनस म्यू टू बाय वी। यहाँ से इसमें से हम वन बाय आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू वन बाय यू माइनस म्यू टू बाय वी। ये रिलेशन हमारे पास निकल कर आता है। और ये किस किस के बीच में है रिलेशन, ये रिलेशन है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। इसी रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने इतने सारे पापड़ बेले हैं। तो ये पूरा का पूरा केस है, ये पूरा का पूरा चीज़ है जो तुम्हें समझना है। तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का क्या होता है, कहाँ होता है, सब कुछ आना चाहिए। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दे, रिफ्रैक्शन कैसे होगा और इमेज कैसे बनेगी, अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो तुम कोई भी सवाल कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे। क्योंकि इस कंसेप्ट के अंदर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तुमको सिंपल सा बोल देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको डेंसर मीडियम में रख दिया, उसकी बताओ इमेज रेयर मीडियम में कैसे बनेगी। तो कैसे बनेगी, क्या हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे होंगे उस केस में। तो कुछ भी कंडीशन आ सकती है, कोई भी सिंपल सा केस आ सकता है, और उन सारे केसेस के लिए यही तरीका फॉलो करके हम इक्वेशन बना रहे हैं। समझ में आया पूरा का पूरा प्रोसेस। यस सर। तो कर्व सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन के क्या फॉर्मूलाज होते हैं उनको मैं एक बारी में तुमको जरा समराइज करके बता देता हूँ। हर केस का फॉर्मूला अलग आएगा, मैं सिर्फ तुम्हें दो केस दिखाऊंगा जो जनरल केसेस है। एक जनरल केस जो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है, और एक और जनरल केस आएगा जो कि कॉनकेव के लिए होगा। तो ये केस क्या था एग्जैक्टली, व्हेन द ऑब्जेक्ट lies in rarer medium and image forms in denser medium। जब इमेज रेयर डेंसर मीडियम में बने उस केस में क्या रिलेशन होगा, जो हमने अभी स्टैब्लिश किया वही रिलेशन होगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एज इट इज याद कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में सवाल भी यहीं से ऐसे ही आता है। लेकिन एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट, इफ मीडियम वन एयर हो जाए, या हम बोल दे फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर हो गई, तो म्यू वन किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। और म्यू वन अगर वन के बराबर हो गया तो रिलेशन में क्या चेंज आएगा, म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई आर। तो कई बार ये रिलेशन भी हम डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद एक दूसरा जनरल रिलेशन आता है, जो रिलेशन हम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए देख रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अच्छा ये मेंशन कर देना, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स। दूसरा आता है कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस के लिए। तो इसमें केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम। कॉनकेव सरफेस के लिए अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करेगा तो जो उसकी इमेज है ना वो भी वहीं बनेगी। कैसी इमेज बनेगी इस केस में, इमेज बनेगी रियल। और उस रियल के केस में जो रिलेशन निकल कर आता है वो रिलेशन हमारे पास होता है कुछ ऐसा, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। सेम टू सेम वैसा ही रिलेशन है जैसा रिलेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्वेक्स के लिए कैलकुलेट किया। रिलेशन सेम आने का रीज़न यही है
क्योंकि पहले केस में जो इमेज हमारी बनती है वो इमेज होती है वर्चुअल, जबकि दूसरे केस में जो हमारी इमेज बनती है वो होती है रियल, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो सेम आता है। ऑल दो प्रोसेस हमें याद रखना है, जो प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया पीछे समझाया वो याद रखना। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ये सब कुछ भूल भी जाओ, अभी तुम्हें ऐसा भले ही महसूस हो रहा हो कि हाँ मुझे समझ आया है सब कुछ रिलेशन कैसे निकालते हैं, अगर भूल भी जाओ तो वापस जाके रिकॉर्डिंग जरूर देखना, लेकिन एक भी गुंजाइश मत छोड़ना कि तुमको ना आए उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और राइट देन, आगे बढ़ते हैं, यही दो रिलेशनशिप तुम्हें याद रखने हैं। तो अभी एक छोटा सा सवाल है इसी पूरे सिस्टम के ऊपर बेस्ड, जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है उसको अप्लाई करो और इसका आंसर बताओ मुझे। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा है। करो जरा एक बारी और बताओ क्या आंसर आएगा। इसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और एयर का 1। ये वाले दोनों के दोनों तुमको याद होने चाहिए। न्यू ऑफ ग्लास हम क्या पढ़ते हैं, 1/3/2 यानी कि 1.5। सर मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी इसमें थोड़ी सी, मुझे आंसर भी नहीं पता। देखो जरा, μ2/p यानी कि 1.5/30 माइनस μ1/u, मतलब 1 माइनस -15, क्योंकि u क्या होता है, नेगेटिव होता है, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो इसमें ऑब्जेक्ट इज निकालना क्या है? प्लेस्ड, द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट, ओके दिस इज फॉर r, हमें v निकालना है। तो v निकालना है, u एज इट इज रखेंगे, 1.5 माइनस 1/r दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो इसको 30 रख देते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, तो इसको 15 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5/30 यानी कि 1/60 प्लस 1/15, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 1.5/v। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4, तो 1.5/v मस्ट बी इक्वल्स टू 5/60, तो 1.5 इंटू 12 मस्ट बी इक्वल्स टू v, so v must be equals to 18 सेंटीमीटर। और हमें पता है इस केस के अंदर इमेज जो है इससे रेडियस इतना दिया हुआ है, ठीक है, इमेज जो है 18 सेंटीमीटर ही बनेगी। टू द लेफ्ट तो नहीं होना चाहिए। मेरा आंसर 30 आ रहा है। इस फॉर्मूला के अंदर जो हमें फॉर्मूला लिखते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, इस रिलेशन में साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम यूज करके लिखते हैं, यू की वैल्यू को पहले ही नेगेटिव हम एज्यूम करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जब यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो नेगेटिव यू के साथ ही सब्स्टिट्यूट करी, तो साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ही चुके हैं। तो यू की वैल्यू दोबारा से तो नेगेटिव हम लेंगे नहीं, और अगर यू की वैल्यू दोबारा से नेगेटिव नहीं लेंगे तो पॉजिटिव 15 ही रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 दिया होगा। ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 15 और 60 का एलसीएम लेके 60 ही आएगा। 15 डिवाइड बाय 60 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 5/60, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, v इज गोइंग टू बी 18। तो इन प्लेस ऑफ दिस टुवर्ड्स लेफ्ट की जगह ये होना चाहिए था राइट, देन ओनली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि हमें पता है इमेज जो बनेगी वो कहीं यहीं बनेगी, इसी डायरेक्शन में।
इमेज जो है वो पॉजिटिव आएगी, वो वर्चुअल आएगी। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इमेज कैसी आती है? वर्चुअल आती है। तो वर्चुअल आने का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बननी चाहिए? टुवर्ड्स राइट बननी चाहिए, क्योंकि अगर टुवर्ड्स लेफ्ट बन जाएगी इमेज तो ये तो रियल हो जाएगी। रियल इमेज का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए, वो कॉनकेव होना चाहिए। लेकिन ये कॉनकेव कहाँ से नजर आ रहा है? ये वर्चुअल ही होगी इमेज, और 18 सेंटीमीटर ही आएगा आपका आंसर। कंसेप्ट पे ध्यान दो, भले ही इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है ऑप्शन में, बट कंसेप्ट यही कहता है। ठीक है। ठीक है। हाँ सर, मैं बस एक बार कैलकुलेशन कर रही हूँ। हम्म तो कुछ कुछ सवाल है इसके अंदर। जब तुम्हें ये पीडीएफ मिले तो इन्हें ट्राई करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है मैग्निफिकेशन। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी रिफ्रैक्टिंग टाइप सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ पे यही है कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे कि उसने ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा या छोटा कर दिया, यानी कि उसको कितना मैग्नीफाई कर दिया, या फिर उसको कितना यू कैन से छोटा कर दिया मेजरमेंट के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस की अगर हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो जो भी इमेज होगी, वो इमेज या तो सेम साइज की होगी या फिर बिगर इमेज होगी। ऐसा नहीं है, स्मॉलर वन भी हो सकती है। तो समझने की बात क्या है यहाँ पे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइज की है, इसका मतलब उसकी मैग्निफिकेशन किसके बराबर है? 1 के बराबर। अगर छोटी इमेज आ गई तो मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गई? उसकी नेगेटिव में होगी। और अगर साइज इमेज का बड़ा हो गया तो मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो यहीं पे इस चीज़ को अगर हम थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1000+ होती है। 1000+ का मतलब कि वो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको 1000 टाइम्स बड़ा कर दें। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो 1000 टाइम्स बिगर मिलेगी। तो इमेज निकालने के बहुत बेसिक बेसिक से तरीके, मैग्निफिकेशन निकालने के बहुत बेसिक बेसिक से तरीके हैं जो हमने पढ़े थे क्लास 10th में, उन्हीं को मैं तुमको बोलूंगा याद रखने के लिए। मैग्निफिकेशन बराबर होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, दैट टू इन नेगेटिव। सिमिलरली माइनस ऑफ वी बाय यू के। तो ये दो रिलेशन आते हैं मैग्निफिकेशन के, और यही रिलेशन हमें अभी भी यूज करने हैं, याद रखने हैं। बस तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव और वन का क्या मतलब है। तो सेम साइज की जो इमेज हमें देखने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर ही हमारा एक ऐसा इकलौता ऑब्जेक्ट है जो हमें सेम साइज की इमेज देता है। वहीं पे स्मॉलर और बिगर जो है वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस भी हो सकते हैं, मिरर भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लेंस हम दो तरीके से या दो टाइप के लेंसेज डिफाइन करते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्केव लेंस। ऑलरेडी तुम्हें इन सब चीज़ों सर के बारे में सर पता है लास्ट तो। स्लाइड दिखा दो एक बार। सर हाइट ऑफ इमेज के साथ भी नेगेटिव आएगा? हम्म ओके। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जरूरी नहीं हाइट ऊपर भी आए, नीचे भी आ सकती है इमेज की हाइट। तो लेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कॉन्वेक्स और दूसरा हो सकता है कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है नेचर में। इस बात को हमें याद रखना है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि जितनी भी लाइट रेज आएंगी उनको एक साथ घुमा देगा। वहीं में कॉन्केव कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। ये क्या करेगा? ये लाइट रेज को भगा देगा एक तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, और दूर से बहुत सारी लाइट रेज आ रही है पैरेलल। तो यहाँ पे जैसे ही ये इसको टच करेंगी, ये सबको कन्वर्ट कर देगा, एक पॉइंट की तरफ मोड़ देगा। वहीं पे डाइवर्जिंग के केस में क्या होगा? कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा? ये मेरा कॉनकेव लेंस है, लाइट रेज आ रही है, जैसे ही ये इन पॉइंट्स पे या कि रिफ्रैक्ट करेंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे, फैल जाएंगे, कुछ ऐसे। तो तुमने देखा होगा हम अलग अलग टाइप की टॉर्चेस के अंदर अलग अलग टाइप का लेंस यूज करते हैं। अगर हमें चाहिए एक लॉन्ग स्ट्रेट बीम तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और अगर हमें चाहिए कि लाइट रे बहुत दूर तक मतलब बहुत ज़्यादा फैले, एक स्प्रेड रेज ऑफ लाइट, स्प्रेडेड लाइट बीम, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं। तो टॉर्चिस को ध्यान में रखा करो इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए कि लाइट कैसे कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है।
स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट अगर होगी जो कि एकदम सीधा रोशनी मारे तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा लाइट सोर्स होता है यहाँ पे, उस सोर्स से लाइट रेज निकलती है और कॉन्वेक्स लेंस से पास करके पैरेलल हो जाती है। तो जहाँ भी ये लाइट रेज जाएगी सीधी डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही होगी। तो इसके बारे में ऐसा हमें इतना कोई डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, हम एक लेंस फॉर्मूला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते और जितने भी टर्म्स वगैरह है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, 10th में अच्छे से पढ़कर आए हो। साइन कन्वेंशन कैसे ली जाती है वो सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आई गेस तुम्हें पता होना चाहिए। मेन मुद्दे के क्वेश्चन पर आता है विच इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे TIR था वैसे ही लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, हर साल एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के अंदर। एक ऐसा साल नहीं गया जिस साल ये एग्जाम में सवाल ना आया हो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला की एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को देखते हैं और समझते हैं कि कौन से फॉर्मूला को लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेराइव हम दोनों लेंसेज के लिए कर सकते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव के लिए। तो सबसे पहले इस लेंस को, इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि होता क्या है। तो सिंपल सा हम बोलेंगे दैट द फॉर्मूला विच रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस टू द रिफ्रैक्टिव indexes or indices, refractive index of the lens material and the radii of curvature। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्यों? क्योंकि दो सरफेसेस होंगे लेंस के पास, तो उससे जब हम रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे तो वो रिफ्रैक्शन दो सरफेसेस के थ्रू हो रही होगी, तो रेडियस दोनों सरफेसेस का यूज होगा। तो उस फॉर्मूला को, जिन सब चीज़ों को रिलेट करे, इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जैसा कि इसका नाम बताता है, इसका नाम सजेस्ट करता है, ये वही फॉर्मूला है जो लेंस बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी कि एक लेंस जो हम लेंगे उसकी पावर कितनी आएगी, वो पावर के लिए वो पावर के लिए लेंस कैसा होना चाहिए, वो चीज़ ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें बताता है। तो एक चीज़ के बारे में हमको डिटेल में बात करनी है यहाँ पे। साइन कन्वेंशन वही रहेंगी, जितने भी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाएंगे जो भी डायरेक्शन ऑफ लाइट में होंगे पॉजिटिव होंगे और अवे फ्रॉम लाइट होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब दूसरी, इसको डेराइव करने के लिए भी कुछ छोटी मोटी अजम्पशंस हम करते हैं, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जो भी लेंस यूज़ किया जाएगा वो काफ़ी थिन होगा, थिन यानी कि पतला, और तुम उस पतले लेंस को ऑब्जर्व करने के लिए अपना स्पेक्स देख सकते हैं। जो तुम्हारा स्पेक्स का लेंस उसमें फिट है वो लेंस कितना कितना ज़्यादा थिक या थिन है, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा पतला है, तुम देख पा रहे हो। इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स सर्फेस मे बी टेकन इक्वल टू दोज मेजर्ड फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो डिस्टेंसेस होंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से लेने के कंपैरिजन में, यानी कि कहने का मतलब लेंस अगर ऐसे है, जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये नेग्लेक्ट हो सके ये डिस्टेंस, इसलिए हम पतले कर्वेचर का लेंस लेते हैं। ये डिस्टेंस वापस से एक बारी, जो हमने ये डायग्राम पढ़ा था, इस डायग्राम में ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो बीच में कुछ डिस्टेंस आ रहा है। इस डिस्टेंस को हम अवॉइड कर सके और इस डिस्टेंस को हटाकर हम डायरेक्टली रिलेशन स्टैब्लिश कर सके, इसलिए लेंस पतले लिए जाते हैं। तभी साइन कॉस इन सबको हम डायरेक्टली थीटा के बराबर लिख सकते हैं। लेंस का जो अपर्चर होगा वो भी काफ़ी छोटा होगा और जितनी भी रेज होंगी वो पैरा एक्सियल होंगी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है या फिर तुम कह सकते हो वाइवा में भी पूछ ली जाती है। तो ये अजम्पशन को हम लिख भी लेंगे। क्या अजम्पशन है? दैट ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल, दैट इज दे मेक वेरी स्मॉल एंगल with the normal to the lens face, normal to the lens face or with the principal axis। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट assumption है। पैराक्सियल रेज ली जाती है क्योंकि पैराक्सियल रेज बहुत छोटे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, यहाँ तक कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी साथ। तो अल्फा बीटा गामा जो भी हम एंगल्स अज्यूम करते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, उससे हमें ये हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम लेंस मेकर्स फॉर्मूलाज की बात कर रहे होंगे कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। अभी के लिए आइडिया दे देता हूँ। जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हमारे पास रिलेशन आता है वो रिलेशन होता है, तुमने ऑलरेडी देखा भी होगा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1
1/r1 - 1/r2। ये रिलेशन कैसे आता है उसको हमें समझना है, उसकी डेरिवेशन को हमें समझना है, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एफ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। r1 क्या होगा, रेडियाई ऑफ सरफेस 1, और r2 क्या होगा, रेडियाई ऑफ सरफेस 2। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती है, डेराइव की जाती है, इस चीज़ को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और क्या क्या टॉपिक हमें करने हैं थोड़ा सा मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक खत्म करते ही हमारे पास ऑलमोस्ट 3/4 चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। रे डायग्राम्स जितने भी है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के, मैं चाहता हूँ उन्हें तुम अगली क्लास से पहले देख कर रखो। मैग्नीफिकेशन कैसे निकाली जाती है अलग अलग केसेस में, वो सब कुछ तुम्हें खुद से करना है, इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि तुमने ये सब पहले से 10th में किया है, लेकिन वो सब दोबारा से देखना आना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन बाय टू थिन लेंसेज, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो सकती है वो देख रहे होंगे, और कुछ सवाल कर रहे होंगे। एक से ज़्यादा लेंसेज को अगर कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए तो क्या होगा, सिल्वरिंग करने से इमेज पे क्या असर पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, और लास्ट टॉपिक डिफेक्ट इन लेंसेज। इन दोनों पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे। और व्हेन वी आर डन विद ऑल दीज टॉपिक्स, तो हम एक और बार एक और सेक्शन कवर कर चुके होंगे रे ऑप्टिक्स का। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट सेक्शन बचेगा इस चैप्टर का, विच इज सपोज टू बी नोन एज ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो उनके बारे में भी बात कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।